हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। भले ही वो आईआईटी हो, नीट हो या फिर कोई सा भी ओलंपियाड हो, हर एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये फ्रिक्शन के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके अंदर हम फ्रिक्शन के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग जो दूसरे कंसेप्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं चैप्टर में उनको हम लोग समझेंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की गेन करेंगे। ठीक है। और फ्रिक्शन से जुड़े हुए जितने भी वीडियोस हैं उनको मैंने एक प्लेलिस्ट में अरेंज किया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्रिक्शन को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। मान लीजिए हमारे पास में एक ये ब्लॉक अवेलेबल है जिसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू के टी, वेयर के इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये एक वेरिएबल फोर्स है जो कि टाइम के साथ में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। और जो फोर्स है हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया जा रहा है, ये कंडीशन है। और इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे है और फोर्स जो है ये टाइम के साथ में बढ़ता चला जाएगा। तो टी बराबर जीरो पर तो फोर्स रहेगा जीरो, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो हम ब्लॉक के मोशन को एनालाइज करना चाहते हैं, ब्लॉक के ऊपर कैसे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इसको एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी फोर्स एनालिसिस में? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा mg का फोर्स, और पीछे की डायरेक्शन में आएगा एक फ्रिक्शन का फोर्स। इस तरीके से आ जाएगा फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन को मैं एफ आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रिक्शन का फोर्स। ठीक है। अब देखो, अगर ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है और आप उसके ऊपर वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं जो कि टाइम के साथ में धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्लॉक तुरंत चलना चालू कर देगा। तो शुरुआत में जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ब्लॉक एक पर्टिकुलर लिमिट तक चलेगा नहीं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में एक सोफ़ा या फिर एक पलंग, बेड किसी एक जगह पर रखा हुआ है लंबे समय से। अब आप उसको अपनी जगह से मान लीजिए हिलाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसको मान लीजिए आप धीरे धीरे धक्का लगा रहे हैं और धक्का आप धीरे धीरे फोर्स जो लगा रहे हैं वो उसको आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे कि जब आप फोर्स लगाएंगे शुरुआत में तो एकदम से तो वो बेड हिल नहीं जाएगा या फिर वो सोफ़ा हिल नहीं जाएगा, क्योंकि आप फोर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। अब और फोर्स बढ़ाओगे, आप देखते हो अभी भी सोफ़ा नहीं हिला या बेड नहीं हिला। अब और फोर्स बढ़ाते हो, आप देखते हो अभी भी सोफ़ा नहीं हिला। ठीक है, आप फोर्स बढ़ाते चले जाते हो लेकिन सोफ़ा नहीं हिलता। एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप फोर्स को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हो कि सोफ़ा सडनली चलना चालू कर देता है। और फिर जब वो चलना चालू कर देता है तो आप ये देखते हो कि जितना फोर्स आपने उसको चलाने के लिए लगाया था उससे अगर आप थोड़ा सा कम फोर्स भी लगाते हो तो भी वो चलता रहता है। ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो डेली लाइफ में। आपके घर में अगर कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो जैसे सोफ़ा या पलंग या फिर कोई एक बड़ी टेबल, तो अगर आप उसको इस तरह से धीरे धीरे धक्का लगा करके अगर आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे और धक्का आप धीरे धीरे बढ़ाते चलिए, तो आप देखेंगे कि शुरुआत में वो बॉडी चलेगी नहीं। शुरुआत में आप फोर्स बढ़ाते चले जाओगे तो भी बॉडी नहीं चलेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो चलना चालू कर देगी, और जब वो चलना चालू कर देगी उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा कम फोर्स भी लगाते हो तो भी चलती रहती है। अब ये जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस बताई आपकी डेली लाइफ से, इसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे पूरे के पूरे फ्रिक्शन फोर्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही होगा। अगर आप इस एफ फोर्स को बढ़ाओगे जो कि बढ़ ही रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बॉडी तो अभी एकदम से तो चलना चालू करेगी नहीं। तो शुरुआत में क्या होगा, एफ फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। एफ और ज़्यादा बढ़ेगा, फ्रिक्शन भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि एफ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा। अब ये लिमिटिंग वैल्यू क्या है? देखो, ऐसा तो है नहीं कि फ्रिक्शन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही चला जाएगा और इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। ऐसा तो नहीं है। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन की एक लिमिट होगी, क्योंकि बॉडी अल्टीमेटली चलना तो चालू कर देगी जब हम फोर्स को बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लिमिटिंग वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है। तो फ्रिक्शन जब अपनी मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा उसके बाद में भी अगर आप फोर्स को और ज्यादा बढ़ा दोगे तो फ्रिक्शन सस्टेन नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन बॉडी को रोक के नहीं रख पाएगा और फिर बॉडी चलना चालू कर देगी। और फिर मैंने जो आपको भी एग्जांपल बताया था कि जब एक बार बॉडी चलना चालू कर देती है तो आप थोड़ा सा कम फोर्स भी लगाते हो तो भी बॉडी चलती रहती है कि नहीं? तो यहाँ पर इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। जब बॉडी चलना चालू कर देती है तो तब जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है उसका नेचर थोड़ा अलग होता है उस वाले फ्रिक्शन से जब बॉडी रेस्ट पे थी, उस फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। तो जब बॉडी रेस्ट पे रहती है तो जो फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी चलना चालू कर देती है
तब जो फ्रिक्शन उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी मैं आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी इसके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो चलिए मैं ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। तो देखो शुरुआत में क्या होगा, टी बराबर 0 पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 रहेगा। यहाँ पे हम फ्रिक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप एफ फोर्स को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, एफ फोर्स को बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद में ब्लॉक चलना चालू कर देगा अगर आप फोर्स को और ज़्यादा बढ़ाओगे। तो क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो इनडेफिनेटली तो बढ़ नहीं सकता, तो एक पॉइंट पे आकर के जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी तो ब्लॉक चलना चालू कर देगा। और फिर उसके बाद में जो ब्लॉक है, क्योंकि फोर्स तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो ब्लॉक तो एक्सेलरेट करता रहेगा लेकिन फ्रिक्शन फिर कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि फ्रिक्शन की वैल्यू जब एक बार ब्लॉक चलना चालू कर देता है तो फिर फ्रिक्शन उसके ऊपर हो जाता है कांस्टेंट। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है फ्रिक्शन और टाइम के बीच में। जो मैंने केस लिया है उसमें अगर आप फ्रिक्शन और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये जो छोटा सा कर्व टाइप का बनाया है ये क्या चीज़ है। इसको मैं आपको भी समझाऊंगा, और वो जो मैंने सोफे और पलंग वाला एग्जाम्पल जो आपको दिया था उस एग्जाम्पल से आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो इस ग्राफ के अंदर हम कुछ मार्किंग्स करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ग्राफ का, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको मैं बोल रहा हूँ एफ आर मैक्स, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, यह है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के रीच हो जाने के बाद में जब ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाती है फ्रिक्शन की, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते चले जाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक्सटर्नल फोर्स को आप इतना ज़्यादा बढ़ा दोगे कि फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, ये वही मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद में अगर आप फोर्स को बढ़ाते हो तो फिर ब्लॉक चलना चालू कर देगा, और जो फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान लो अगर इस तरीके की एक बाउंड्री ड्रॉ कर लें तो हम बोल सकते हैं कि इस बाउंड्री के राइट साइड में जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और इस बाउंड्री के पीछे लेफ्ट साइड में जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों बोलते हैं ऐसा? देखो ये नाम में इनका मीनिंग छुपा हुआ है। हमको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के पहले तक तो ब्लॉक चला ही नहीं था, जब ब्लॉक चल ही नहीं रहा तब जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है। और जब ब्लॉक चलना चालू कर देता है तब जो उसके ऊपर फ्रिक्शन काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होगी। आप एफ फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते चले जाओगे तो भी फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा जब एक बार ब्लॉक चलना चालू कर देगा तो। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है, इसलिए हमने ग्राफ में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब ब्लॉक चलना चालू कर देगा काइनेटिक फ्रिक्शन को हमने स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस शो किया है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस तरीके का ग्राफ आता है। तो यहाँ से हमको दो तीन चीज़ें समझ में आई हैं कि एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अभी भी ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो छोटा सा मैंने कर्व टाइप की जो चीज़ शो कर रखी है इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब मैं आपको इस चीज़ का मीनिंग समझाता हूँ। तो देखो ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो छोटा सा कर्व है इसको हम लोग बोलते हैं किंक। ये किंक यानी कि एक छोटा सा जो कर्व आ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे, ये क्यों आता है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। देखो इसको मैं अब आपको उसी एग्जांपल से समझाता हूँ जो भी थोड़ी देर पहले मैंने लिया था। आप एक मान लीजिए एक पलंग या सोफे को जो कि एक जगह पे बहुत लंबे टाइम से रखा हुआ है उसको आप धीरे धीरे अगर मान लीजिए धक्का लगा रहे हो और आप अपने फोर्स को बढ़ाते चले जा रहे हो तो आप देखते हो कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो चलता ही नहीं है, और जब वो चलना चालू कर देता है तो जितना फोर्स आपने उसको फाइनली चलाने के लिए लगाया था उससे अगर आप थोड़ा सा कम फोर्स भी लगाते हो तो भी वो चलता रहता है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि पहली बार चलाने के लिए जो फोर्स लगेगा वो चलता हुआ बनाए रखने के लिए जो फोर्स होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बॉडी को चलता हुआ बनाए रखने के लिए जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर एक पर्टिकुलर चलती हुई बॉडी को एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन बनाए रखने के लिए जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, वो वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स जो मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा बॉडी को चलाने के लिए वो उस फोर्स के कंपैरिजन में कम होगा। मैक्सिमम फोर्स के कंपैरिजन में कम होगा वो वाला फोर्स जो कि बॉडी को चलता हुआ बनाए रखने के लिए चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये समझ में आता है कि जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो अगर अपन यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम बोल दिया और यहाँ पे अगर अपन इसको काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को एफ आर के बोल दें क्योंकि वो तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो ये हमारे पास में एक कंक्लूजन यहाँ से आता है। तो ये जो किंक जो मैंने एक छोटा सा कर्व जो हाईएस्ट पॉइंट पर शो किया हुआ है वो केवल इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली भी देखी गई है और हम इसको अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से भी इसको इंट्यूटिवली जज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी बात कर लेते हैं कि ये स्लोप क्या होगा। हमको पता है कि जब तक बॉडी चलती नहीं है तब तक तो जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि जब बॉडी चल ही नहीं रही है उसका एक्सेलरेशन जीरो है ना। अगर चल नहीं रही है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो यानी कि जितना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स रहा होगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी केटी के बराबर हो जाएगी, है ना। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी केटी के बराबर हो रही है इस वाले रीजन के अंदर, क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी केटी के बराबर हो जाएगी। तो ये स्लोप कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू फिर के आ जाएगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, तो उससे हम जज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ इस एनालिसिस का। अब देखिए इसको फर्दर एनालाइज करते हैं हम लोग। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में। ये कौन कौन से फोर्स हैं, अप्लाइड फोर्स है ये एफ फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स तो हमको पता ही है एफ आर फोर्स है। अब हम फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो देखो ये ग्राफ कैसा दिखेगा। शुरुआत में जब आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा और सेम अमाउंट में बढ़ेगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सेम अमाउंट में बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लीनियरली बढ़ रहा है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी लीनियरली बढ़ेगा। ठीक है, आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते चले जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा और सेम अमाउंट में बढ़ेगा। यानी कि इससे हमको ये भी समझ में आता है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इसका जो स्लोप होगा ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि एफ और एफ आर बराबर होंगे एक पर्टिकुलर टाइम तक। फिर एक टाइम आएगा जब फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा और उस टाइम के बाद में फ्रिक्शन फिर ब्लॉक चलना चालू करेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। उसके पहले जब तक ब्लॉक चलता नहीं है तब तक तो फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा। तो एक पर्टिकुलर लिमिट के आने के बाद में जब फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू अचीव हो जाएगी उस पॉइंट तक तो ये दोनों बराबर रहेंगे और फिर उस पॉइंट के इमीडिएटली बाद में फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिखने में ये वाला ग्राफ, फ्रिक्शन टाइम का ग्राफ और फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स का ग्राफ, ये दोनों दिखने में तो सेम लगते हैं, लेकिन इनके फिर स्लोप अलग अलग हो जाते हैं। जैसा आप देख सकते हो कि इस वाले ग्राफ का जो स्लोप आ रहा है ये 45 डिग्रीज है, जबकि पिछले वाले ग्राफ का जो स्लोप था वो के था, वेयर के इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाता है। तो इसके अंदर भी हम यहाँ पे एक बाउंड्री बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि इस बाउंड्री के लेफ्ट साइड में स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन है और इस बाउंड्री के राइट साइड में काइनेटिक फ्रिक्शन का रीजन है। ठीक है ना, इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे हमने दो ग्राफ प्लॉट किए हैं, एक तो है फ्रिक्शन और टाइम के बीच का ग्राफ जो कि यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा ग्राफ है फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच का ग्राफ जो मैंने आपके सामने अभी शो किया हुआ है, और इन दोनों के स्लोप में अंतर रहता है, दिखने में सिमिलर लगते हैं ये। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है कि अप्लाइड फोर्स कितना है। अगर आप अप्लाइड फोर्स को चेंज करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी चेंज कर जाएगा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक वेरिएबल फोर्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक कांस्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट क्यों होता है ये बात हमको एक्सपेरिमेंटली पता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ग्राफ्स आते हैं। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग और डिटेल में एनालाइज करेंगे आने वाले वीडियोस में। यहाँ पर मैं आपको केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन सारे के सारे कंसेप्ट का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये कंसेप्ट को समझ लिया। अब इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स मैंने और लिखे हुए हैं, इनको भी हम लोग समराइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सर्फेसेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन जो होता है वो कांटेक्ट सर्फेसेस के टेंजेंशियल एक्ट करता है। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है वो कांटेक्ट सर्फेसेस के टेंजेंशियल एक्ट करता है। इसका क्या मतलब है, देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ब्लॉक का जो कांटेक्ट सर्फेस है और जो ग्राउंड का कांटेक्ट सर्फेस है उनके टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन। यहाँ पर ये ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है, अब इसका जो रिएक्शन आएगा ग्राउंड के ऊपर वो राइट डायरेक्शन में आ जाएगा और ये ग्राउंड के टेंजेंशियल होगा, है कि नहीं। तो जो फ्रिक्शन का रिएक्शन फोर्स ग्राउंड के ऊपर आएगा वो राइट में आ जाएगा, ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन का भी एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, हर फोर्स का एक्शन रिएक्शन पेयर होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि केवल एक्शन और रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो ब्लॉक के ऊपर अगर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है तो ब्लॉक के कारण ग्राउंड के ऊपर राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, और ये टेंजेंशियल होगा दोनों सरफेसेस के। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा है फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा दो सरफेसेस के बीच में तो फिर फ्रिक्शन कहाँ से आएगा,
है ना। जिस तरीके से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, उसी तरह से फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑल्सो फोर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस कॉन्टैक्ट के कारण अराइज होते हैं, इसलिए हम इनको दोनों को कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में रखते हैं। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर्स। ये बात हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस की। इसको मैं एक बार और आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। देखिए, अगर ये ब्लॉक है और इसको आप राइट डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, तो जो फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक के ऊपर आएगा वो तो आ जाएगा पीछे की डायरेक्शन में यानी लेफ्ट में, और जो इसका रिएक्शन ग्राउंड के ऊपर आएगा वो आ जाएगा राइट के डायरेक्शन में। एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल एंड अपोजिट होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जस्ट तो यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन डजंट अपोज द मोशन बट फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रिक्शन डजंट अपोज द मोशन बट फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन। ये काफ़ी ऑब्वियस भी है, लेकिन जब ये इस लैंग्वेज में लिखा जाता है तो ये बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है, और ये बहुत सारी बुक्स के अंदर ये वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है। कई बार आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके ये स्टेटमेंट अभी समझा देता हूँ। देखिए, ये स्टेटमेंट हमको क्या कहना चाह रहा है। बात सिंपल है, लेकिन वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड यूज़ किए गए हैं। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास में ये सिस्टम है, ठीक है। नीचे का सरफेस स्मूथ है, लेट से ये m1 ब्लॉक है, ये m2 ब्लॉक है, ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये v2 वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए v1 और v2 बराबर हो जाए, और मान लो दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है, ये वाला जो सरफेस है दोनों ब्लॉक्स के बीच में ये रफ है, ठीक है। और अगर v1 और v2 को आप बराबर कर देते हैं तो क्या होगा, m1 और m2 के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन, है ना। m1 और m2 के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन m1 एंड m2। m1 और m2 के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। m1 m2 के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं नो फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m2। m1 और m2 के बीच में कोई भी फ्रिक्शन भी नहीं होगा। m1 एंड m2 के बीच में कोई रिलेटिव मोशन भी नहीं है, तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये m1 और m2 दोनों कॉमन वेलोसिटी से अगर आगे चल रहे होंगे तो इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं आएगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस फ्रिक्शन के कारण रुक जाएंगे, दोनों साथ में चलते रहेंगे, कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा, बस हैप्पीली दोनों इनडेफिनेट टाइम के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर है तो। लेकिन अगर v1 और v2 अगर बराबर नहीं होते, v1 इज नॉट इक्वल टू v2, तो फिर रिलेटिव मोशन होगा दोनों के बीच में, तो फिर दोनों के बीच में फ्रिक्शन आ जाएगा। ये मतलब है इसका कि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, लेकिन मोशन को अपोज नहीं करता। अगर v1 और v2 बराबर हो गए तो m1 और m2 के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, और अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी नहीं होगा, और दोनों फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहेंगे राइट में। लेकिन अगर v1 नॉट इक्वल टू v2 हो गया तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और फिर फ्रिक्शन आ जाएगा, और फिर फ्रिक्शन ये कोशिश करेगा कि दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को खत्म कर दे, और फिर दोनों को फाइनली सेम वेलोसिटी से चला दे। तो फ्रिक्शन की कोशिश हमेशा रिलेटिव मोशन को खत्म करने की होती है, ना कि मोशन को खत्म करने की होती है। इस एग्जाम्पल से हमको ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो जब तक ये एग्जाम्पल नहीं दिया जाए तब तक ये स्टेटमेंट जो है कि फ्रिक्शन डजंट अपोज द मोशन बट फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन, मैंने देखा है बच्चों को समझ ही नहीं पड़ता। तो अब हमको ये एग्जाम्पल से ये स्टेटमेंट भी समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे के पूरे फ्रिक्शन का एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपको फ्रिक्शन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। और फिर उसके बाद वाले वीडियोस में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पूरे के पूरे चैप्टर की मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू।